तो हेलो गाइस, आई एम रोहित। तो शिवम सर आपको ऑलरेडी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, तो आज मैं आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा ये भी, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो हमने ये आपके उसी पर्पज़ से प्लान किया कि आपका क्विकली रिवीजन हो सके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी शिवम सर का चल रहा है, एटॉमिक फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का हमारा पहला वीडियो है एटॉमिक फिजिक्स का। तो इस वीडियो में हम मतलब जो थ्योरी पार्ट है उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, हम सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं, हम उनको इसमें देखेंगे अच्छे से, और उनके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हैं, जेई मेंस में जो पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में। तो अब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एटम की बात होगी कि एटम क्या होता है। तो एटम के बारे में कई सारे साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके उन सबको एक बार देख लेते हैं हल्के हल्के। तो सबसे पहले आता है डाल्टन मॉडल। तो डाल्टन ने क्या बोला कि पदार्थ की सबसे छोटी, सबसे मूलभूत इकाई होती है, उसे हम बोलते हैं एटम। एटम मतलब होता है हिंदी में परमाणु, परम अणु, मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है। और यह उदासीन होता है, मतलब डाल्टन ने बताया था यह बात कि यह उदासीन होता है तथा इसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम सबसे छोटा है, इसके आगे और कुछ नहीं हम इसको डिवाइड कर सकते। तो डाल्टन का मॉडल था ये वाला। लेकिन हमें पता है कि मतलब ये सही नहीं है, आज की जो हमें पता है नॉलेज उसके अकॉर्डिंग ये उन सबको वेरीफाई नहीं करता। तो ये वाला मॉडल भी फेल हो गया था। फिर इसके बाद में आए थे थॉमसन सर। थॉमसन सर ने अपना मॉडल दिया एक सिंपल एग्जाम्पल से, हम समझ सकते हैं तरबूज वाले एग्जाम्पल से। जैसे कि हम अगर तरबूज को काट के देखेंगे तो उसके अंदर हमें दिखेगा एक रेड पार्ट है जिसको हम खाते हैं, और उसके अंदर काले काले बीज होते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने एटम को उससे कंपेयर किया। कैसे किया कि जैसे तरबूज का रेड वाला पार्ट होता है, उसी प्रकार एटम में धनावेश पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और जैसे तरबूज के रेड वाले पार्ट में काले काले बीज होते हैं, उसी प्रकार से एटम का जो धनावेश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एटम को समझाया। लेकिन इस मॉडल की मतलब जो मेन कमी थी वो क्या थी कि ये एटम के एग्जिस्टेंस को मतलब वेरीफाई नहीं कर पा रहा। कैसे? अगर हम खुद मतलब हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास आ जाएंगे तो मतलब उसका एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। लेकिन अब इन्होंने बताया था उस हिसाब से, तरबूज और बीज के हिसाब से, तो वहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव है, उसी में इलेक्ट्रॉन पड़े, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचता। तो ये वाला मॉडल भी फेल हो जाता है। फिर आता है रदरफोर्ड सर का मॉडल। इन्होंने अपना मॉडल एक्सपेरिमेंटल बेस पे दिया था। इन्होंने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, बिस्मिथ। वो क्यों लिया है? ताकि वो अल्फा पार्टिकल्स को मतलब रिलीज करता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है कि मतलब वो सेल्फ डिके होता है, वो वाला जो एलिमेंट होता है। तो वो अल्फा पार्टिकल्स लगातार रिलीज कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, मतलब वो पॉजिटिव है ओवरऑल, मतलब वो पॉजिटिव पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। ठीक है। और एक पतली सी ली गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल मतलब वो कैसी थी कि उसमें जो एक एक गोल्ड का एटम है ना, वो ऐसे था, इस तरह से अरेंज था, और ऐसे करके वो एक फॉइल बनी हुई थी पतली सी। वो गोल्ड की फॉइल ली। उसके पीछे की तरफ एक पर्दा था जिस पे ZnS का पॉलिश किया था, और यहाँ पे कुछ लेड की ब्रिक्स लगी हुई थी, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स मतलब उस बिस्मिथ से निकलेंगे तो उन सबको मतलब एक लीनियर उसमें डाल के पतला सा हम बीम मिल सके उसके लिए। ठीक है। तो ये उनका सेटअप था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे एटम में से बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जा रहे हैं। मतलब जो गोल्ड का एटम लिया था उनमें से सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है। कुछ अल्फा कण थे जो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, ऐसे इस तरह से डेविएट हो रहे हैं ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ क्या था कि उन्हें सीधा जाना था, लेकिन वो ऐसे डेविएट हो रहे हैं। ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि बहुत रेयर अल्फा कण ऐसे थे जो अपने जिस पाथ पे गए सेम उसी पाथ पे लौट के वापस आ गए। ठीक है। ये उनके हुए थे 3 ऑब्जर्वेशन। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखिए। जब मतलब एटम में से मैक्सिमम अल्फा कण सीधे निकल रहे थे, इसका मतलब कि एटम में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। पहला कंक्लूजन ये निकलेगा सिंपल सा। ठीक है। दूसरा क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहे हैं। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन वो जा ऐसे रहा है, इसका मतलब उसे यहाँ से कोई भगा रहा है। अब पॉजिटिव को भगाने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसका मतलब कि एटम में पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी प्रेजेंस है एटम में, इससे हमें ये पता चलता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि बहुत रेयर अल्फा कण ऐसे थे जो अपने जिस पाथ पे गए सेम उसी पाथ पे लौट के वापस आ गए, कि मतलब इस वाले अल्फा पार्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है, कि मतलब जो हमें ये तो पता चला कि एटम का जो पॉजिटिव मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा थी, और ये जो रेयर अल्फा कण था ये डायरेक्ट उसी के मतलब कांटेक्ट में मतलब उसी के सामने आया था।
तो उस वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स इस पे लगा और ये उसी पाथ पे लौट के वापस आ गया था। तो ये उनके हो गए थे तीन ऑब्जर्वेशन किए कि मैक्सिमम अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण डेविएट हो गए और एक मतलब बहुत रेयर अल्फा कण ऐसे थे जो वापस अपने उसी पाथ पे लौट के आ गए। ये 3 ऑब्जर्वेशन, इनसे 3 क्या कंक्लूजन निकाले कि एटम का मैक्सिमम जो पार्ट है वो खाली है और एटम में पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड है, मतलब किसी एक बिंदु पे केंद्रित है। उसी बिंदु को बाद में नाभिक बताया उन्होंने, ठीक है। अब ये उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। अब इन सब के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि जो एटम होता है वो 1 एंगस्ट्रम रेडियस का एक गोला होता है जिसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है, क्योंकि उसका हमने देखा कि उसका जो सारा वो पॉजिटिव पार्ट है वो किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड है। तो उसी पॉइंट को बाद में उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक। तो मतलब एटम है ये, उसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक का रेडियस उन्होंने बताया 10⁻⁻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 ⁻
में घूम रहे हैं, ये बताया। अब घूम रहे हैं तो जैसे अगर हम धागे में पत्थर बांध के घुमाते हैं हाथ में, कभी आप घुमा के ट्राई कीजिएगा, तो हमारा जो पत्थर होगा वो हमसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर हमारा धागा जो हुआ कमज़ोर हुआ तो वो तोड़ के उसको चला जाएगा, लेकिन अगर धागा स्ट्रांग है तो वो वहीं गोल गोल घूमता रहेगा और रुका रहेगा। तो सेम उसी तरह से जब ये हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे हमारे, तो उन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे आप केंद्र बल बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, उनको इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमें पता है कि एटम स्टेबल है, वो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मतलब घूमते रहना जरूरी है। तो उसके लिए क्या हुआ कि उसको उतना ही सेम फोर्स अंदर की तरफ भी उसको खींचने वाला चाहिए। जैसे हमारा पत्थर में धागा बंधा हुआ था, अगर वो स्ट्रांग है तभी वो ऐसा घूमता रहेगा। तो ऐसे ही अब इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा आप केंद्र बल, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन सा है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक नाभिकीय आकर्षण बल काम कर रहा होगा। यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में गोल गोल घूमते रहता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल की बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक तो जैसे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि मतलब वृत्ताकार कक्षाओं में जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका वेलोसिटी लगातार चेंज होता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो ये लगातार चेंज हो रहा है, तो मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई चार्ज किसी एक जगह पर स्थित है तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो चार्ज मतलब किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन, कि उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा जनरेट। तो इसका मतलब कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये कंटिन्यूस घूमते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वो अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है उनकी फॉर्म में। अब अगर कोई मतलब जैसे ये अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ताकत खत्म होगी, और नाभिक की तो मतलब कांस्टेंट ही है, वो तो उतना फोर्स लगा रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता जाएगा और अंत में आके नाभिक में मिल जाएगा, और इस प्रकार से जो हमारा एटम है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तब ये उनसे पूछा गया रदरफोर्ड से, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और एक ऐसे ही एनर्जी स्पेक्ट्रम वाला कंसेप्ट था कि मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रम, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस प्राप्त होना चाहिए था, कंटिन्यूस मिलना चाहिए था, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं मिलता, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये इस मॉडल की कुछ कमियाँ थी, तो ये भी फेल हो गया। फिर इसके बाद आए नील्स बोर। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा मतलब अच्छे से जो इसमें कमियां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने क्या बताया, देखो ये मेन उन्होंने ये तीन चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल मल्टीपल ऑफ h/2π, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में न्यूक्लियस का चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी कि L बराबर NH/2π। इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी बोलते हैं, L बराबर NH/2π। ये मतलब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और तीसरा उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो उस टाइम पर वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या अपर में जाए या लोअर में आए, तब वो एनर्जी या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। ये उन्होंने बताया था। ये उन्होंने तीन चीज़ें बताई थी
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में घूम रहा है। दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, जबकि रदरफोर्ड वाले में उन्होंने मतलब वो दिक्कत आ रही थी कि अगर आप बता रहे हो कि ये घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, तो इन्होंने बताया कि ये घूमते टाइम एक्चुअली में एनर्जी रिलीज करता ही नहीं है। वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब करता है, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आता है या जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये था नील्स बोर ने ये 3 चीज़ें बताई। अब नील्स बोर के मॉडल में भी क्या कमियां थी कि इन्होंने जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ये NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए कोणीय संवेग, तो इसका उन्होंने कोई उनके पास वो नहीं था, रीज़न या कुछ फैक्ट नहीं था, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा होता है, उनके पास रीज़न नहीं था इसके लिए कोई। ठीक है, फिर उसके बाद में आई डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बोर मॉडल का जो क्वांटम प्रतिबंध था इसको एक्सप्लेन किया। कैसे किया? डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होता है वो मूव करते टाइम सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में नहीं होता, उसमें वेव्स भी इंक्लूड होती हैं, कि मतलब किसी भी गतिशील कण के साथ में द्रव्य तरंगे एसोसिएटेड होती है, संबद्ध होती हैं। द्रव्य तरंगे मतलब जैसे अगर हम बॉल को फेंकते हैं किसी की तरफ तो वो सिर्फ बॉल की फॉर्म में नहीं जा रही, वो वेव की फॉर्म में जा रही है, लेकिन बॉल की वेलोसिटी बहुत कम होती है तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो वो मतलब ऐसे बहुत छोटा छोटा वो बनाती है वेवलेंथ, मतलब आप जानते हैं ऐसे ऐसे पीक बनाएगी फिर एक लो बनाएगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसलिए तो उन्होंने बताया कि जो मूविंग पार्टिकल होता है वो सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ में मैटर वेव एसोसिएटेड होती हैं। अब उन्होंने आगे क्या बताया कि अगर मैटर वेव बन रही है तो मैटर वेव सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगी जिसमें उसका वेवलेंथ जो है वो उसकी परिधि का पूर्ण गुणज हो। उसकी मतलब जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा एक, इसका कुछ रेडियस होगा r, तो इसका परिधि मतलब सर्कम्फेरेंस वो क्या होगा 2πr, और जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है इसके साथ जो वेव यहाँ पे संबद्ध है उसका तरंग दैर्घ्य मान लिया हमने लैम्बडा वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या बताया कि ये तभी होगा जब 2πr = n लैम्बडा होगा, और हम जानते हैं लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है h/p। यहाँ पे लैम्बडा वेवलेंथ है, h प्लांक कांस्टेंट है हमारा, और ये p क्या होता है, p है हमारा संवेग मोमेंटम, p = mv मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये था। अब यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो हमारे लास्ट में यही वाला आ जाता है, mvr = NH/2π, और mvr क्या है, कोणीय संवेग L, तो L = NH/2π। तो ये उन्होंने जो बोर का जो इम्पोर्टेंट वाला जो ये बताया था उन्होंने सेकंड चीज़ कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन इसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया, कौन से कंसेप्ट से, कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वो सिर्फ पार्टिकल नहीं होता, उसके साथ में द्रव्य तरंगें भी संबद्ध होती है, और उन तरंगों के लिए आवश्यक है कि उस तरंग की वेवलेंथ उसकी परिधि का पूर्ण गुणज, मतलब उसकी परिधि तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करके उन्होंने ये बोर का जो क्वांटम प्रतिबंध था उसको वेरीफाई कर दिया था। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब डी ब्रॉगली का ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम आगे अब जब देखेंगे न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में बस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की गई है, और जो सारे न्यूमेरिकल मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ वो सब प्रीवियस ईयर मतलब 2 साल के पिछले जेईई मेंस में पूछे हुए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लगे मेरे को इस चैप्टर के जो आपको मतलब याद होने चाहिए। सबसे पहले था रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, r = n²h²/4π²m/z(e²), ये तो हो गया उसका पूरा फॉर्मूला। और ये शॉर्ट में कैलकुलेट करने के लिए ये 0.529 n²/z, और ये जो आंसर आएगा रेडियस का वो आएगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, ऐसे सिमिलरली वेलोसिटी का है ये v = 2π/z²/nh, ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप जेईई मेन जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ये डिराइव करने का और ये सब करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ें मतलब आपको याद होनी चाहिए क्विकली। बस वहाँ पे आपको जैसे ही देखा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम आया तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों आपके माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए तुरंत, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका होता है -2π/m/e⁴ z²/n²h², और इसको ऐसे भी -13.6 z²/n², और ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हाइड्रोजन एटम के लिए ये 5 कक्षाओं की ऊर्जाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी अगर आप इन वैल्यूज़ को याद कर सकें तो अच्छी बात है। कि पहले कक्षा में उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51, फिर -0.85, फिर -0.54। ठीक है, और ये हमने नील्स बोर ने जो तीसरा पॉइंट बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी
एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता जाता है, मतलब अपर में जाएगा या लोअर में जाएगा, तो उस टाइम पे वो एनर्जी अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। तो उस टाइम पे जो वो मतलब कर रहा है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/λ इक्वल जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, और n1 n2 वो जो दो ऊर्जा स्तरों में वो मतलब आएगा जाएगा वो है। n1 यहाँ पे हायर अपर वाला है और n2 लोअर वाला है। n1 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर, n2 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पे देखिए हमें ये 1/λ दिया है, जब हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें इसको यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लैम्बडा करेंगे तो ये आगे चल के ये 1/r हो जाएगा। तो 1/r का सीधा वैल्यू आप यहाँ से 912 एंगस्ट्रॉम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये। और ये पाँचवा फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें मतलब वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में उसका फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका फॉर्मूला है ये वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला ये सिंपल सा, ये फॉर्मूला छोटा सा लग रहा है ये वाला, लेकिन इसी फॉर्मूले को आगे चल के हम कभी इसी को चेंज करेंगे, कभी इसको चेंज करेंगे, ऐसे कर करके इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में काम लेने वाले हैं। और एक अगर आपको अगर न्यूमेरिकल में वोल्टेज वगैरह का वैल्यू दिया गया हो और फिर आपसे ये पूछा जाए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। लैम्बडा इक्वल 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, वी क्या है यहाँ पे वोल्टेज, और ये जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो ये आपको हमेशा मतलब ये आपको याद होने चाहिए। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के लिए ये 5 एनर्जी लेवल्स का एनर्जी का वैल्यू, और ये उसका ट्रांसमिट के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ निकालने का है, और ये उसका फ्रीक्वेंसी का है, और ये डी ब्रॉगली का सिंपल था। अब हम यहाँ तक हमारा मैंने ये आपको क्विकली रिवाइज कराया, आपको आपने जो चैप्टर अभी डिटेल में पहले पढ़ा होगा वो आपको सब याद आ गया होगा कि क्या क्या कंसेप्ट हमने पढ़े थे। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। तो न्यूमेरिकल वाले जैसे अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल दिखाया, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल को खुद से करने का ट्राई कीजिए, और फिर आप आंसर मैच कीजिए कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो मतलब आपका कंसेप्ट सही है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपने क्या मिस्टेक किया सोचने में, तो उस हिसाब से आप इसको मतलब बाकी के न्यूमेरिकल थे उन सबको आप ऐसे ट्राई कर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ए हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इतना, इतने फ्रिक्वेंसी का वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। कब कर रहा है, जब ट्रांजिशन फ्रॉम n3 टू n1, कि जब वो 3 से 1 में जा रहा है तो इतना फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन एमिट कर रहा है। हमें क्या करना है, द फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ रेडिएशन एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1, कि जब वो 2 से 1 में आएगा तो कितने फ्रिक्वेंसी का रिलीज करेगा, ये पूछ रहा है। जब वो 3 से 1 में जा रहा है तो इतने का कर रहा है, लेकिन तो 2 से 1 में आएगा तो कितने का करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको जब नील्स बोर वाला पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि नील्स बोर का जब तीसरा पॉइंट बताया था तो क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए बताया था। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी। तो क्या हम इस वेवलेंथ को फ्रिक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इतना तो हमें मैथमेटिक्स लगा सकते हैं अपना। कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा तो देखो कैसे करेंगे, सी बराबर न्यू लैम्बडा, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हमने सी क्यों लिया, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो जो वही मतलब वो रेडिएशन एमिट करेगा उसका वो जो मतलब कैसे वो रेज की फॉर्म में करेगा, या तो एक्स रे हुआ या इंफ्रारेड रे हुआ ऐसा कुछ, तो उसके लिए हमेशा उनका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो वो हो गया सी इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब यहाँ से हम 1/λ का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, न्यू अपॉन सी। अब इसको फॉर्मूले में चेंज कीजिए, 1/λ की जगह न्यू अपॉन सी कीजिए। तो न्यू अपॉन सी जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, n1 हमारा क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल, n2 क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल। अब देखिए मतलब इस फ्रिक्वेंसी के लिए ये वाला तो हो गया हायर एनर्जी लेवल, ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल। अब हमें अगला हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल पता है, बस फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो हम इनको मतलब सिंपली वो ऐसे, मुझे ये मिटाता हूँ। अब हमें फॉर्मूला मैंने देख लिया क्या बन रहा है, न्यू बराबर सी आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा,
तो 1/n1², लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस हायर एनर्जी लेवल 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, न्यू 2 के लिए लिखेंगे तो बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, क्योंकि सेम हमारा ये तो दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गई, और ये एटॉमिक नंबर है तो सेम ही एटम हमारा चल रहा है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसका भी लोअर एनर्जी लेवल क्या है 1 ही, ये दिया हुआ है हमें, लोअर एनर्जी लेवल 1, हायर एनर्जी लेवल 2। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका हायर एनर्जी लेवल 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हम इनको ऐसे डिवाइड करके, और यहाँ से हमें ये न्यू 1 न्यू 2 बच जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो क्या हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, न्यू 1/न्यू 2 इक्वल टू, यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा हमारा 3/4, और हमें न्यू 1 का वैल्यू पता है तो हमें यहाँ से न्यू 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके। बाकी कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपने जब वीडियो पॉज करके ट्राई किया तो क्या आपने इसी तरह सोचा था, क्या आपने अलग तरीके से कुछ सोचा था, क्या आपका आंसर भी मतलब सेम आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके कहाँ कंसेप्ट में कमी है, वो सब। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है। अब फिर से वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। इसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 4m, एक पार्टिकल है जिसका मास 4m है, एट रेस्ट, वो रेस्ट पे मतलब अभी है, डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 पार्टिकल्स, उसको 2 पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया है, ऑफ मास कैपिटल M एंड 3m, मतलब ये 4m का था तो इसको एक m और 3m में तोड़ दिया गया है, रेस्पेक्टिवली हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो मतलब उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं दोनों। द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मास m टू मास 3m, ये पूछ रहा है कि जैसे हमारा ये एक 4m वाला पार्टिकल था इनिशियली, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग पार्टिकल्स में, एक का मास हो गया 3m, एक का मास हो गया 2m, m, और ये टोटल था 4m। तो अब जैसे हमने अब इन दोनों चीज़ को ब्रेक किया तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, अब ऐसे ऐसे मूव करेंगे। अब देखिए ये बड़ा वाला पार्टिकल है तो ये थोड़ा स्लो मूव करेगा, ये छोटा वाला है तो ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा, लेकिन इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। यहाँ पे ये मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे। तो अब जैसे देखिए इसका मास इससे ज़्यादा है तो मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए इसका वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, और इसका मास कम है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इसका वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये मतलब जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि इनका मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, तो जो P1 होगा वो P2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये था यहाँ पे। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है वो आगे कि द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्बडा इक्वल टू H/P। H क्या था, प्लांक कांस्टेंट। तो अब जैसे पहले वाले पार्टिकल के लिए लिया λ1 तो ये क्या हो जाएगा P1, और सेकंड वाले के लिए λ2 P2। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो λ1 और λ2 भी आपस में इक्वल होंगे, तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 1:1। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना था। तो आप इसको देखिए कि आपने मतलब क्या मिस्टेक किया या आपका आंसर सही था, कैसे था। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है ये वाला। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक मूविंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, कि दो एक मतलब प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सेम है। इफ K एंड P डिनोट द काइनेटिक एनर्जी, K मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, कि K जो है वो काइनेटिक एनर्जी को और P मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें उनके मतलब दोनों के काइनेटिक एनर्जी में और दोनों के मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड आउट करना है। मतलब सब में ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में पूछ रहा है, तो मतलब हमें वो फाइंड आउट करना है कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें सबसे पहले कि दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, λE इक्वल टू λP, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए दोनों का सेम है। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, λ इक्वल टू H/P, ये पढ़ा था। अब जब दोनों का लैम्बडा सेम है तो दोनों का ये भी तो सेम होगा ना, क्योंकि H तो प्लांक कांस्टेंट है। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया कि मतलब अब इससे क्या पता चला कि इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी इसमें से नहीं, इसमें से इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, मैं इसको इतने इरेज कर देता हूँ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक तो आप समझ में आएगा कि m का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। m मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या होता है, ये होता है p, p मतलब मोमेंटम। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m, ये बन गया। अभी देखिए दोनों का p तो मतलब p मतलब मोमेंटम, हमने देखा कि अभी अभी सेम था, तो ये खत्म हो गया, मतलब कांस्टेंट रह जाएगा ये टर्म, 2 भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हमें मास पता है कि इलेक्ट्रॉन का कम होता है और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी और प्रोटॉन की कम होगी। तो ये वाला पहला ऑप्शन मैच हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कम है इलेक्ट्रॉन से, और ये दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, वो हमने पहले देखा था। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा, सही है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना था। मतलब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो फॉर्मूला था, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और एक ये काइनेटिक एनर्जी, बस इनमें हमको एच को, पी को, लैम्बडा को, बस इन सबको इधर उधर घुमाना है। सारे फॉर्मूले मतलब सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी से हो जाएंगे, डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से, और ये काइनेटिक एनर्जी से और इससे मोमेंटम से। ठीक है, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हमें ऐसे सॉल्व करना था। अभी देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को ये सब मतलब समझ में आ रहा होगा और ये आपको थोड़ा हेल्पफुल लग रहा होगा। तो आप लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार वीडियो पॉज करके और फिर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, गिवन दैट ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, तो उनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। हमें सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये हमें दिया हुआ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का पूछ रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है हमारा, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी पता है और यहाँ पे हमें लैम्बडा को फाइंड आउट करना है, मतलब लैम्बडा का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें ये आ रहा है पी मोमेंटम, एच तो हमारा कांस्टेंट है। अब इस मोमेंटम को क्या हम काइनेटिक एनर्जी से किसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने इसको अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में इसको आपको चेंज करके बताया था, m का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे डिवाइड करो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से हम p को क्या लिख सकते हैं, √2km। तो क्या हमारा ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो बस इसको डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन √2km। h तो हमारा कांस्टेंट है, इधर ये हमारा 2 भी कांस्टेंट हुआ, इधर ये हमारा k, तीनों का सेम है। अब बचा क्या इधर, इधर हमें बचा कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m, कि जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा। तो कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन और ये ग्रेटर देन होगा अल्फा पार्टिकल से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ये वाला, कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, डी ब्रोगली, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, बस इन्हीं तीनों चीज़ों को घुमा फिरा के आपके आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स के। तो अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे इस वीडियो का। अब इसको देखते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल हमारा क्या बोल रहा है। ये न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड ए प्रोटॉन ऑफ मास mp
मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास ये है और प्रोटॉन का मास ये है, ये एक्सेलरेटेड थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उनको एक्सेलरेटेड किया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। वही आ गया फिर से घूम के कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसने क्या क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है me, प्रोटॉन का मास दिया है mp, और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमारा क्या होता है लैम्बडा इक्वल टू h/p। अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है कि हमारा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए फॉर्मूला में। अब देखिए डी ब्रोगली ने जब बताया था कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो उसके साथ में द्रव्य तरंगें संबद्ध होती हैं। वो द्रव्य तरंगें कैसी होती हैं, स्टैंडिंग वेव होती हैं। स्टैंडिंग वेव आपने पढ़ा होगा, वो किस तरह की वेव होती हैं कि उनमें एनर्जी लॉस नहीं होता। मतलब स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, दो वेव जो एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उनके इंटरफेरेंस से ये स्टैंडिंग वेव बनती है। तो दोनों का मतलब इसमें जो एनर्जी मतलब कंजर्व रहती है स्टैंडिंग वेव में। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं ना, चार्ज इनटू वोल्टेज, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मतलब दोनों का वैल्यू वही होता है ई, बस माइनस प्लस का फर्क होता है। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है इधर, ये हो गया ई इंटू वी, वी क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये वाला v है, ये है वेलोसिटी हमारा। अब हमें यहाँ से इसको लैम्बडा हमारा इधर हमें लैम्बडा चेक करना है। अब हमें यहाँ पे p दिया हुआ है फॉर्मूला में, हमें p का कोई काम नहीं है, तो हमें यहाँ से p को सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे v से। मतलब कि ये कुछ v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्लूड कर ले और मास को इंक्लूड कर ले, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में मास और पोटेंशियल डिफरेंस दो चीज़ें दी गई हैं। तो क्या हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा वही m का ऊपर गुणा किया नीचे डिवाइड किया, तो ये m² v², तो ये क्या हो जाएगा p²/m, और ये हमारा हो जाएगा ev। अब यहाँ से हमें p को निकालना है, तो हमारा p क्या हो जाएगा √2m ev। बस सिंपल सा ये था, इसको यहाँ पे डालेंगे इधर h/√2m ev। अब देखिए लैम्बडा तो हमें फाइंड आउट करना, मतलब लैम्बडा का रिलेशन फाइंड आउट करना है, रेशियो दोनों का। मास हमें दोनों का दिया हुआ है, और E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्या बताया हमें स्टार्टिंग में कि थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इसका भी इफेक्ट खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, सिर्फ मास बचा कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, ये बचा, बाकी का इरेज करता हूँ। हमारा अभी यहाँ से ये रिलेशन बचा। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √के। तो √ और इन्वर्सली मतलब ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा है, तो यहाँ पे ये मास आ जाएगा प्रोटॉन का और नीचे मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये हो गया, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो इस न्यूमेरिकल को इस तरह से करना था। इस न्यूमेरिकल में उसने हमें मास को और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्लूड किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को और मास को। तो हमने बस वही डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, मोमेंटम हुआ, बस इन्हीं को घुमाना है फिराना है और कुछ नहीं करना। ये सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं से हो गए, बस इन्हीं को घुमा फिरा के हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है और रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसमें आप हमसे, मतलब मुझसे, शिवम सर से, अंजिश सर से, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो मैथ में, फिजिक्स में, किसी भी चैप्टर में, आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें चार्जेस वगैरह नहीं है, बस आपके लिए। तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वन शॉट वीडियो में। थैंक यू गाइस।